Hello friends, how are you all? Today I'm going to discuss education premises questions December 2019 part 7. In the previous lessons we have completed part 6, almost 60 questions. So today I'm going to start from the 61. Yes, so which of the following is the correct sequence for the staff recruitment? Question में पूछा है कि आपको correct sequence बतानी है स्टाफ रिक्वायरमेंट जब करते हैं हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जॉब का एनालिसिस करते हैं, फिर उसका एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, फिर हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और फिर अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस आएगा, हम पहले टेस्टिंग इंटरव्यू नहीं करेंगे, इंटरव्यू भी पहले नहीं लिया जाता, जॉब को एनालिसिस किया जाता है पहले स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए, फिर एडवर्टीजमेंट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर होता है एंड देन अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है। तो जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस है वो है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड, हाँ, सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एम गैगनी, हमें गैगनीज के लर्निंग बताना है। विच लर्निंग टाइप्स प्रीसीड्स कंसेप्ट लर्निंग? आपको कंसेप्ट लर्निंग से पहले के बताने हैं। अगर आपको इसका करेक्ट सीक्वेंस पता होगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो हायर ऑर्डर पार्ट आता है वो आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग और रूल लर्निंग कंसेप्ट लर्निंग के बाद। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये स्मॉलर टू हायर लेवल पे अगर हम लेके चलते हैं इसको, तो स्मॉलर में आता है हमारा सिग्नल कंसेप्ट लर्निंग से पहले वाला पार्ट, आपको बताना है प्रीसीड्स कंसेप्ट लर्निंग। तो सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन एंड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। जो हमारा रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सबसे हायर स्किल्स आती हैं, उन्होंने पूछा प्रीसीड्स कंसेप्ट लर्निंग, जो कंसेप्ट लर्निंग से पहले का है वो आपको बताना है। तो उस हिसाब से हमारा हो जाएगा साइन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन और स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, BDNE। इसमें आपको मैचिंग करनी है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के साथ, जो इनके प्रोपोनेंट्स थे उनके साथ। हमें पता है सबसे आसान, सबसे इसमें सबसे आसान क्या आता है? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो किसने दी थी? हॉवर्ड गार्डनर। तो अब हम आराम से हॉवर्ड गार्डनर का देख लेंगे। इंटेलिजेंस उन्होंने बताया था हॉवर्ड गार्डनर ने, that intelligence is a capacity with component processes and should not be confused with the learning or cognitive style। हॉवर्ड गार्डनर ने अपने 7 टाइप्स और 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में। इन्होंने कहा था कि आदमी के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी होता है, स्पेशल इंटेलिजेंस भी होता है जो कि स्कल्पचर्स वगैरह के अंदर होता है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात इन्होंने की थी जो कि एथलीट्स के अंदर होता है। इस तरह से इन्होंने अलग अलग इंटेलिजेंस की बात की थी। फिर आता है हमारा मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, जो कि हमें थर्स्टन ने दी है। थर्स्टन क्या कहते थे? कि इंटेलिजेंस इज एन ऑलिगार्किक इन नेचर। इन्होंने मल्टीपल फैक्टर थ्योरी की बात की है जो कि थर्स्टन ने की है। फिर आते हैं हमारे थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो कैटल से रिलेट करता है, जो हमें दिया था कैटल ने, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इन थ्योरी ऑफ सॉरी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कैटल ने दिया था। उसके बाद जो हमारा बचता है कॉपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये हमें दिया था स्टर्नबर्ग ने। ये अपने आप ही मैच आउट हो जाता है इजीली। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स आपको बताने हैं जो कि एम्फेसाइज करते हैं टीचर एजुकेशन में, जो कि पार्ट बनाते हैं किस चीज का? रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्टाइल्स। तो अगर आपको पता होगा कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्टाइल्स क्या होंगे, तो आप इसके एक्शन वर्ड्स बहुत आसानी से बता सकते हैं। प्लान, एक्ट एंड इम्प्रूव, डिजाइन, डिलीवर एंड इवेलुएट, इंगेज, एक्सप्लोर एंड इवेलुएट, या फिर एक्सप्लेन, क्वालिफाई, क्लैरिफाई एंड एलोबरेट, या फिर प्रेज करना, इनकरेज करना, या फिर इन्फ्लुएंस करना। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो रिफ्लेक्शन टीचिंग होता है वो इंक्लूड्स करता है आपके इंटेलेक्चुअल एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज, जो कि इंडिविजुअल्स को इंगेज करती है एक्सप्लोर करने के लिए नए नए एक्सपीरियंस। किस बेसिस पे? किसी भी नई अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, किसी भी अप्रिसिएशन को समझने के लिए। ये एक रिव्यू करते हैं कि एक्सपीरियंस को, प्रैक्टिस को, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कि आप कैसे चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कैसे चीजों को आप क्लेरिफाई कर पा रहे हैं, कैसे उस बेसिस पे आप उसको एलोबोरेट कर पा रहे हैं। सो इन्फॉर्म लर्निंग अबाउट द प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो होती है वो एम्फसाइज करती है 5 की फीचर टीचर्स में एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के बेसिस पे। वो है हमारे एग्जामिन्स, फ्रेम्स, अटेम्प्ट्स टू सॉल्व द डिलेमास। डिलेमास में जो आपको कंफ्यूजन होती है अपनी क्लासरूम प्रैक्टिस में, आपको क्वेश्चन से अवेयर करती है कौन कौन से एग्जाम्पशंस होते हैं, कौन कौन से वैल्यूज होती है जो कि टीचिंग में आते हैं। अटेंटिव होने इंस्टीट्यूशन में और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, जब आज जिस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें आप पढ़ा रहे हो, टेक्स पार्ट करना करिकुलम के डेवलपमेंट में, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इंटेल करती है क्रिटिकल क्वेश्चंस अबाउट द एंड्स, मीन्स एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग। जो आप पढ़ा रहे हो उसे आप कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं, कैसे आपको चीजों को फ्रेम करना है। कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको क्लास में आप उसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये सब चीजें आपकी रिफ्लेक्टिव टीचिंग में आती है।
Good reflective teaching also needed to be a democratic in the sense that teachers must be committed to teaching. That means कि reflective teaching को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक होता है, आपके अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड्स आपको उन्हें पढ़ाना है, स्टूडेंट के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आपको उन्हें पढ़ाना है, बच्चों को अंदर इतनी आपको लर्निंग कैपेसिटी डालनी है कि बच्चे सेल्फ इवैल्यूएशन कर सके, चीजों को क्रिटिकली सॉर्ट आउट कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनकी अच्छी हो सके। तो जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग में जो एक्शन वर्ड्स आते हैं जनरली क्या आता है कि बच्चे के अंदर आप कैसे एंगेज कर पा रहे हैं, बच्चे के अंदर कैसे कैपेबिलिटीज आप डाल पा रहे हैं कि बच्चा एक्सप्लोर कर पा रहा है, आप कैसे, जब आप बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं तो कैसे आप उसके कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई कर पा रहे हैं, कैसे आप चीजों को एलोबोरेट करके उसको समझा पा रहे हैं, तो ये सारे हमारे एक्शन वर्ड्स आते हैं और उस बेसिस पे हमारा जो आंसर होता है वो बहुत इजीली एंगेज, एक्सप्लोर, इवेलुएट, एक्सप्लेन, क्लैरिफाई एंड एलैबोरेट, सी एंड डी आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करिकुलम चेंज इनविसेजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि करिकुलम चेंज किन किन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा जो एम होता है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके लिए करिकुलम चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम कंटेंट में चेंज करते हैं, मतलब हमें करिकुलम चेंज करने की जरूरत ही कब आती है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द ना इंस्टीट्यूशंस। आपके क्या नीड्स है आपके इंस्टीट्यूशन की, आपके स्टूडेंट्स की क्या नीड्स है, हमारे क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस वजह से हमें करिकुलम चेंज करना पड़ता है, हमें कई बार कंटेंट चेंज करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें नहीं आएगा, करिकुलम में इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं आता है, मेथड्स ऑफ टीचिंग की जो आप क्लास में पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को, वो बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, तो इसलिए हम चेंज करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। इवैल्यूएशन प्रोसेस, आप अपने इवैल्यूएशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द करिकुलम रखते हैं, उस बेसिस पे आप इवैल्यूएशन करते हैं, देखते हैं कि स्टूडेंट्स की क्या फीडबैक आती है, टीचर्स की क्या फीडबैक आती है, उसके बेसिस पे हम करिकुलम को चेंज करते हैं। तो इस बेसिस पे हमारा सिर्फ सी ऑप्शन हमारा गलत है, ए बी डी एंड ई हमारे सब करेक्ट ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, सो मैंने करा दिया आपके 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट में आ गए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके आऊंगे, इसका पार्ट 8 आएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को।